नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान की 65 से 70% आबादी गांव में निवास करती है और ये 70% आबादी अपने रोजगार के लिए केवल और केवल मात्र कृषि यानी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। और इसीलिए अगर सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है, कोई भी ऐसा कानून लाया जाता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे मोदी सरकार के द्वारा जो 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए, जिसको सरकार बोल रही कि ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक रिफॉर्म्स है, उनकी क्या क्या कमियां हैं, विपक्ष उनकी क्या क्या कमियां बता रहा है और सरकार उनमें अपने बचाव में क्या तर्क पेश कर रही है, क्या उनके फ़ायदे गिनवा रही है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में आगे डिटेल में करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला कानून जो है वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। क्या कहता है दोस्तों ये कानून? ये कानून कहता है कि अब कोई भी व्यापारी या कोई भी इंडिविजुअल खाद्य पदार्थों की, आलू की, प्याज की, खाद्य तेलों की जो है अनलिमिटेड स्टॉक इनका कर सकता है, यानी इनका जितना चाहे उतना भंडारण कर सकता है। सरकार का कहना है कि ये कानून काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ये कानून फर्स्ट में जब बनाया गया था तो ये 1955 में बनाया गया था। और तब ये कानून क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस वक्त में हमारे पास खाद्यान्नों की, हमारे पास अनाज की, गेहूँ की, चावल की, इन सब का जो उत्पादन था, इन सब का उत्पादन में कमी थी। और इस कमी के कारण अगर कोई इनका अनलिमिटेड स्टॉक करके इसको ज़्यादा कीमतों में बेचे तो वो आम जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होती। इस वजह से उस वक्त सरकार ने कानून बनाया कि ये कानून बनाया कि एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी इसको स्टॉक नहीं कर सकता। लेकिन अब जो है इसका जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस में हो रहा है, यानी कि अब हमें इनको स्टोर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसके लिए हमने स्टॉक लिमिट हटा दी है। ऐसा करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा कोल्ड स्टोरेज में, और जो भी सरप्लस है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, आवश्यकता से अधिक है, उस अनाज को रखने के लिए हमें जगह की उपलब्धता होगी। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं विपक्ष वाले कि ऐसा करने से काला बाजारी को जो है बढ़ावा मिलेगा, ये सारी चीज़ें बोली जा रही है। दोस्तों इस कानून को समझाने के लिए आपको एक रिसेंट में एग्जांपल देना चाहूँगा। आप सबको पता है कि कोरोना काल में WHO ने रिकमेंड किया था कि किसी भी आम व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस से बचना है तो उसे हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए। अब जब WHO ने ये घोषणा की, उस वक्त तक मास्क का और हैंड सैनिटाइज़र का इतना प्रोडक्शन नहीं था, और इस वजह से जैसे ये घोषणा हुई तो जो इसके प्रोडक्शन करने वाले थे, मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने एकदम से इसकी प्राइस को जो है बढ़ा दिया, मूल्य में वृद्धि कर दी और एकदम से स्टॉक करने लगे, सारी चीज़ें करने लगे। तो सरकार को लगा कि इससे तो आम जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो सरकार भी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया, हैंड सैनिटाइज़र को और फेस मास्क को इनका एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में डाल दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, दुकानदार है, वो एक तय सीमा से ज़्यादा इनका स्टॉक नहीं कर सकता था और एक तय कीमत से ज़्यादा इनको बेच भी नहीं सकता था। तो ऐसा करने से जनता का फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर 2-3 महीने बाद जब इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, आम जनता में इसकी उपलब्धता बढ़ी, हर कोई हैंड सैनिटाइज़र बनाने लगा और बेचने लगा, हर कोई कंपनियां, तब सरकार को लगा कि अब इसको ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी स्टॉक लिमिट को फिक्स रखें। इसलिए सरकार ने इसकी स्टॉक लिमिट हटा दी और आज हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि हम हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है अनाजों के ऊपर से नया कानून बनाया है और इन कानून में अमेंडमेंट करके और जो अनाज वगैरह इनको लिस्ट से निकाला है, क्योंकि अब जो है सरकार को ज़रूरत है कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट करने की। दूसरा कानून है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। क्या है उसका नाम? द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। क्या कहता है दोस्तों ये कानून दोस्तों सरकार का कहना है कि हम किसानों को और कंपनीज़ को या कोई भी इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं उनको एक फ्रेमवर्क प्रदान करेंगे। आपको एक पहला एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और उस एग्रीमेंट में आपको पहले से ही प्राइस का मेंशन करना पड़ेगा, पहले से क्वालिटी मेंशन करनी पड़ेगी और क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको किस कीमत पे, कितनी मात्रा में और किस क्वालिटी का माल आपको खरीदना है। किसान जो है फसल पैदा करने से पहले ही किसी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर सकते हैं। मान लो ITC कंपनी के बिंगो चिप्स आते हैं, पोटैटो चिप्स जो हैं, अब उसको पोटैटो लेने हैं तो वो कंपनी किसान के साथ में पहले से ही करार कर लेगी कि भैया हमें आपसे 2000 क्विंटल या 200 क्विंटल आलू चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ऐसी क्वालिटी में चाहिए और इस दाम पे चाहिए।
इस तरह से क्या है, किसान को एक तरह से अश्योरेंस मिल जाएगा, उसको आश्वासन मिल जाएगा कि बाज़ार में कीमतें आलू की ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ, लेकिन मैंने पहले से ही कंपनी के साथ करार कर लिया है, तो अब ये कंपनी मुझे उतनी कीमत तो देगी ही सही। इस तरह का ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। लेकिन अब विपक्ष का क्या आरोप है? विपक्ष का इसमें आरोप ये है कि मान लीजिए अगर आलू की कीमतें जो तय की गई है एग्रीमेंट में, अगर मार्केट प्राइस उससे कम है, मान लीजिए एग्रीमेंट में 20 रुपये किलो के हिसाब से आपने एग्रीमेंट किया और मार्केट प्राइसेस जा रही है, भाई साहब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, तो कंपनी को लगेगा कि यार इस बंदे से जो एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट पर रहने में तो अपना नुकसान है। कंपनी क्या करेगी, वो आलू में कमी निकाल देगी और रिजेक्ट कर देगी किसान के आलू को कि नहीं भैया आपके आलू तो जो है हमारे जो है एग्रीमेंट पे खरे नहीं उतरते। तो इन दिस डिस्प्यूट जो है किसान का नुकसान हो जाएगा कि उसने तो पहले तो एग्रीमेंट कर लिया था, अब उसको एग्रीमेंट जो है कंपनी उसके माल को रिजेक्ट कर रही है, अब उसके माल को लेकर किसान कहाँ जाएगा? पहले तो उसको आश्वासन दिया गया था कि हम 20 रुपये किलो में खरीदेंगे, अब तो उसको मंडी में जो औने पौने दाम है उन पर ही बेचना पड़ेगा। लेकिन सरकार का इसमें कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है किसी पे थोपी नहीं जा रही है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, इसे आप ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कर सकते हो, खुद उगाओ और मंडी में जाके माल बेचो। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता भी है, तो उसको मात्र 30 दिन के अंदर जो एफडीएम है, एफडीएम के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका निपटारा 30 दिन के अंदर किया जाएगा। ये सरकार का काउंटर आर्गुमेंट है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, क्या विपक्ष का आरोप है और क्या सरकार का आरोप है, और इनके बीच की चीज़ ये है कि ये किसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है या नहीं करनी है। तो आपका क्या इस पर ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों भी जो तीसरा कानून है यही सबसे ज़्यादा विवादास्पद है, सबसे ज़्यादा विवाद इसी को लेकर है, सबसे ज़्यादा किसान गुस्सा इसी को लेकर है। तो क्या है ये कानून? ये है दोस्तों द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। क्या कहता है दोस्तों ये कानून? ये कानून दोस्तों किसानों को और ख़रीदारों को आज़ादी देता है कि अगर आप अब इस कानून के लागू होने के बाद से अपना माल जो है मंडियों में, एपीएमसी मंडियों में, राज्यों की एपीएमसी मंडियों के बाहर भी बेच सकते हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके बेच सकते हो, अपने राज्य में या किसी अन्य राज्य में मंडियों के बाहर बेच सकते हो। आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही आपको वो टैक्स देना पड़ेगा जो आपको मंडियों के अंदर देना पड़ता था। दोस्तों एपीएमसी मंडीज़ के अंदर जो अलग अलग स्टेट की एपीएमसी मंडीज़ है, इनमें फार्मर्स को 5% से लेकर 2% से लेकर अप टू 12%, 15% तक कभी कभी टैक्सेस देने पड़ते थे। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे टैक्सेस थोड़े ज़्यादा थे। तो इस वजह से अब सरकार ने फ्रीडम दी है कि उन टैक्स से आपको एक तो मुक्ति मिलेगी और आप किसी को भी अपना माल बेच सकते हो। मान लीजिए दोस्तों अभी जो मंडी में माल हम बेच रहे हैं, जो किसान माल बेच रहा है, उस माल को जो मंडी में जो आढ़तिया होता है, कमीशन एजेंट जिसे हम आम भाषा में आढ़तिया बोलते हैं, वो आढ़तिया अपनी भी उसमें बचत रखता है, यानी कि अपनी भी कमाई उसी माल से करता है और डायरेक्ट फिर वो उस माल को वो कंपनी को, जहाँ पे उसकी खपत हो रही है, जहाँ पे उसका कंजप्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई आलू की फसल है या कोई गेहूं की फसल है, तो गेहूं के लिए आशीर्वाद आटा आता है आईटीसी का। तो अगर आईटीसी को गेहूं खरीदने हैं तो वो पहले किसान से नहीं खरीद सकते थे, वो पहले किसान आढ़तियों को बेचेंगे, आढ़ती उसको फिर आईटीसी कंपनी को बेचेंगे और बीच में अपना कमीशन ले जाएंगे। तो अब सरकार ने फ्रीडम दी है कि आपको मंडी टैक्स भी नहीं देना है, ना आपको उनको कमीशन देने, आप डायरेक्ट जाके आईटीसी को माल बेच सकते हो। इस तरह से फ्रीडम दी है सरकार ने किसानों को। अब दोस्तों इस चीज़ का विरोध किस लिए हो रहा है? इस चीज़ का दोस्तों विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को लगता है कि जैसे ही माल जो है मंडियों के बाहर बिकने लगेगा तो होगा ये कि धीरे धीरे जो एपीएमसी मंडी से ये धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ये बंद क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि जब कोई भी किसान मंडी में माल बेचता है तो उसका कुछ परसेंटेज जो है टैक्स के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एपीएमसी मंडीज़ के लिए ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे अगर उसके एपीएमसी मंडीज़ में माल आना बंद होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे ये मंडी बंद हो जाएगी, ये इसका आरोप है। और अगर ये मंडियाँ बंद हो जाएगी तो जो किसानों को जो मिलने वाला एमएसपी है, जो एपीएमसी मंडी में मिलता है, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी मंडीज़ को बंद करें और एमएसपी को भी धीरे धीरे ख़त्म करें। और ऐसा क्यों होगा? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होगा? मैं आपको इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। दोस्तों आपने बीएसएनएल का नाम और जियो का नाम तो सुना ही होगा, हो सकता है आप में से कई लोग ये वीडियो अभी जियो के नेटवर्क पे देख रहे हो। तो सरकार ने क्या किया कि टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भैया उन्होंने स्पेक्ट्रम भेज दिया प्राइवेट कंपनीज़ को कि भैया जियो वालों को दो, ताकि आप भी सिम कार्ड बनाइए और बेचिए, नेटवर्क की फुल सुविधा प्रदान कीजिए। अब साल दर साल धीरे धीरे क्या हुआ, हम देखते गए जो प्राइवेट कंपनीज थी वो अच्छा परफॉर्मेंस करती गई, उनके पास कस्टमर की जो है हाइक होने लगी, कस्टमर्स बनने लगे, और जो बीएसएनएल है वो घाटे में जाने लगी धीरे धीरे। तब हो क्या रहा है
कि जियो वगैरह जो है ये सारी कंपनी जो है अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है और कम पैसों में दे रही है, लेकिन जो सरकारी कंपनी है BSNL वो धीरे धीरे घाटे में आ रही है। और अब सरकार खुद सोच रही है उसको 10 सालों के बाद में, 8-10 साल के बाद में, कि अब इस BSNL की कंपनी को बंद किया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सेम वाली चीज़ APMC मंडीज़ में सरकार को लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा जब हम APMC के बाहर भी माल को बेचने की परमिशन देंगे, तो किसानों के लिए जो है कंपटीशन बढ़ेगा और उनको कम कमीशन पे ज़्यादा मूल्य मिलेंगे अपनी फसल के। इसलिए सरकार ने ये परमिशन दी APMC के बाहर माल बेचने की। लेकिन सेम कंडीशन जो BSNL के साथ हुई, कल से वो APMC मंडीज़ के साथ भी हो सकती है। तो सरकार का जो है इसमें आर्ग्यूमेंट है कि सरकार जो है MSP जो फसल मिलती है मंडी में, APMC मंडी में, उस MSP को बंद नहीं करेगी। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे BSNL बंद होने वाली है, अब BSNL चाहे कितना ही सस्ता प्लान दे दे, 10 रुपये में 10 GB दे दे, और जियो वाला कितना ही महंगा प्लान दे दे, लेकिन सर्विसेज सबको जियो की अच्छी लग रही है, तो BSNL तो सब जियो पे शिफ्ट कर ही रहे ना। तो वैसे ही APMC मंडी भी धीरे धीरे उस तरह से सरकार, विपक्ष का आरोप है कि धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब दोस्तों इस कानून का विरोध जो है क्यों हो रहा है पंजाब और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है दोस्तों कि वहाँ पे जो है पूरे इंडिया में जो है जितना भी सरकार MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जितना भी अनाज सरकार खरीदती है, वो 1/3 यानी लगभग 33% जो है, जो पंजाब का 33%, हरियाणा का 33% अनाज जो है वो सरकार खरीद लेती है। और बाकी राज्यों में परसेंटेज कम है, क्योंकि बाकी राज्यों में से 100 में से 2 किसान या 6 किसानों का सरकार अनाज खरीदती है, लेकिन पंजाब में 100 में से 33 किसानों का अनाज खरीदती है सरकार। तो इस वजह से पंजाब के किसानों को ज़्यादा गुस्सा है। उनको लगता है कि ये कानून आने के बाद APMC मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और जब मंडी बंद हो जाएगी तो फिर हमारा MSP पे अनाज कौन खरीदेगा। तो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों एक साथ ही है। तो सबका अलग अलग अपना अपना वो है, पक्ष है, विपक्ष है, सारी की सारी चीज़ें रख रही है। दोस्तों आपका इस पर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है, आप बताइए। मैंने सारे के सारे तर्क जो हैं विपक्ष के और विपक्ष में रखने की कोशिश की है। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर मैंने किसी की चीज़ को अगर गलत बताया हो या फिर कोई तर्क वितर्क गलत कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को आगे कैसे बेहतर किया जाए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम दोस्तों कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से अनबायस्ड रहने की, ना हमें किसी की साइड लेनी है, ना हमें किसी को बढ़ावा देना है। और इस वजह से मैंने आपको दोनों तरह के काउंटर आर्गूमेंट आपके सामने रखे। अब दोस्तों ये आप तय कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, मैंने दोनों चीज़ें बताई है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।